हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। हम पिछले क्लास में हम पढ़े थे क्लास 8 पीजन मोमेंट, और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 ट्राइबल रेबेलियन के बारे में। चलो शुरू कर दे। नमस्कार। चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो 100 साल से भी ज्यादा चली। ये कहानी है भारत के आदिवासी समुदायों के उस महासंग्राम की जो उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ छेड़ा था, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाने के लिए। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ नाम और तारीखें नहीं हैं। ये उस आग की लपटें हैं जो उस दौर में पूरे भारत में फैल रही थीं। हर एक विद्रोह की अपनी अलग कहानी थी, लेकिन मजे की बात यह है कि उन सभी के पीछे दर्द और संघर्ष की वजहें लगभग एक जैसी ही थी। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम इन विद्रोहों के नक्शे को देखेंगे, उन चिंगारियों को समझेंगे जिनसे ये आग भड़की, उन नायकों से मिलेंगे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, और आखिर में जानेंगे कि उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतने बड़े बड़े विद्रोह की आग को भड़काया। हैरानी की बात है कि चाहे जगह कोई भी हो, आदिवासियों के गुस्से की वजह लगभग एक ही थी। देखिए, इन सभी विद्रोहों की जड़ में अगर कोई एक सबसे बड़ी वजह थी तो वो थी जमीन का छिन जाना। आदिवासियों के लिए जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा थी, उनकी पहचान थी। जैसे मुंडा जनजाति की खून कटती व्यवस्था को ही ले लीजिए। ये कोई मामूली लैंड सिस्टम नहीं था, ये उनके सामूहिक जीवन और सामाजिक पहचान का आधार था। तो जब अंग्रेजों ने इसे खत्म किया तो उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं छीनी, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे उनके समाज की नींव पर हमला कर दिया। तो एक तरफ तो जमीन जा रही थी और दूसरी तरफ बाहरी लोगों की घुसपैठ ने स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। साहूकारों और जमींदारों ने, आप कह सकते हैं, उनका जीना मुश्किल कर दिया था। इन बाहरी लोगों के लिए उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, दिकू। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, आप समझिए, ये उनके दर्द की, उनके गुस्से की आवाज थी। ये शब्द दिखाता है कि कैसे वो अपने ही घर में पराया महसूस करने लगे थे। और ये जो शोषण था, इसका तरीका हर जगह लगभग एक जैसा ही था। आप देखिए, खोंड पर नए टैक्स लगा दिए गए, संथालों से भयानक ब्याज वसूला गया, और रंपा में भी जमींदारों का अत्याचार था। कहानी वही थी, बस चेहरे और जगहें बदल रही थी। और बात सिर्फ पैसों या जमीन की नहीं थी, हमला उनकी पूरी जीवन शैली पर था। अंग्रेजों ने जंगल के ऐसे ऐसे कानून बनाए कि आदिवासियों का अपने ही जंगल में रहना, अपनी जरूरतें पूरी करना एक अपराध बन गया। कोया विद्रोह और रंपा विद्रोह, दोनों को ही देख लीजिए। दोनों की जड़ में अंग्रेजों के बनाए जंगल के कानून ही थे। इन कानूनों ने उनके जीने के तरीके पर सीधा सीधा हमला किया और उन्हें अपने ही घर में अजनबी बना दिया था। अब बात करते हैं उन चेहरों की, उन लीडर्स की जिन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और इस लड़ाई की मशाल को थामे रखा। और इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है दो भाइयों का, सिद्धू और कान्हू। ये थे संथाल विद्रोह के नायक, और उनकी कहानी दमन के खिलाफ साहस की एक अमर गाथा है। उन्होंने लड़ाई छेड़ी जमींदारों के लालच और पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ। दामिने कोह से जो आग भड़की, वो भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक फैल गई। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया, पर वो चिंगारी, वो कभी पूरी तरह नहीं बुझी। और फिर आते हैं बिरसा मुंडा। लोग उन्हें सिर्फ एक लीडर नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें प्यार से धरती आबा कहते थे, यानी कि धरती का पिता। वो अपने लोगों के लिए एक मसीहा की तरह थे, जो उन्हें इस शोषण से मुक्ति दिलाने आए थे। उनके आंदोलन को एक खास नाम दिया गया, उल गुलान, जिसका मतलब है महान विद्रोह। और यह नाम ही अपने आप में संघर्ष की पूरी कहानी कह देता है कि ये कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण था। तो आप देखिए, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी। 1824 में कित्तूर से शुरू होकर 1855 में संथाल, 1899 में मुंडा और 1922 में रंपा विद्रोह तक, ये लगभग 100 साल तक चलने वाला एक लंबा संघर्ष था जो रुक रुक कर चलता रहा। तो सवाल ये उठता है कि इन सब कुर्बानियों का, इस लंबे संघर्ष का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या ये सब यूं ही चला गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन विद्रोहों की गूंज आज भी सुनाई देती है। चलिए एक खास साल पर नजर डालते हैं, 1856। संथाल विद्रोह के ठीक एक साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। संथालों के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को इतना हिला दिया कि उन्हें मजबूर होकर संथाल परगना नाम से एक अलग जिला बनाना पड़ा। ये उनके संघर्ष की एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी।
और सिर्फ जिला ही नहीं बना, एक बहुत जरूरी कानून भी लाया गया, संथाल परगना किराएदारी अधिनियम। इस कानून ने सीधी सी बात ये तय कर दिया कि कोई भी संथाल अपनी जमीन किसी गैर संथाल को नहीं बेच सकता। ये एक तरह से उनकी जमीन पर उन्हें एक सुरक्षा कवच देने जैसा था और इसने भविष्य के लिए एक मिसाल भी कायम की। तो आखिर प्रतिरोध की ये पूरी एक सदी हमें क्या सिखाती है? ये हमें जमीन, संस्कृति और पहचान के लिए जो एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है, उसके बारे में क्या बताती है? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा संघर्ष है जो शायद आज भी किसी न किसी रूप में हमारे आसपास जारी है।